भैया आप शांत हो जाओ और लैपटॉप भी बंद कर दो, तो रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो गई, तो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो अच्छा पहले फोल्डर पे जाना पड़ेगा शायद। ये पे एक कमांड गलत चलाई है, क्योंकि हमें यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, उसके अंदर एक और फोल्डर है, वहां पे जाना पड़ेगा। पहले यहाँ गए और फिर उसके बाद npm स्टार्टअप करना है, ठीक है? तो इसको भी रन होने को थोड़ा टाइम लेगा। और कल वाले कोड को हम ध्यान से देखते हैं कि क्या किया था। फिर से रिकॉलिंग कर रहे हैं। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कैसे करते हैं, npx create react app। उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना था बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, तो उसके बाद हमने npm i या इंस्टॉल जो भी आप लिखते हो, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों को इंस्टॉल किया था एक का। उसके बाद आप मतलब उसके कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हो, बट सीएसएस तो इंक्लूड कर लो। उसको इंक्लूड करने के लिए आपने क्या किया था, आ जाओ कहां पर, सीएसएस एचटीएमएल में ऐड की थी ना हमने, यहाँ आ गए और यहाँ पर हमने उसकी जो भी सीएसएस थी वो इंक्लूड कर ली। ये तो पुराना वाला कोड है, जो सीएसएस थी वो ये रही इसके, ये हमने इसके अंदर ऐड कर ली। एक दूसरा, फिर हमने उसके सीएसएस को ये वाली लाइन भी ऐड करी थी, आपको याद हो, या तो आप यहाँ ऐड कर लो या वहां पर इंपोर्ट करके कर लो। आपको ये सिंपल पुरानी वाली वीडियो में देखो तो पीछे से सिंपली कॉपी और पेस्ट किया था, जो भी हमारे पास है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सीएसएस थोड़ी ना बनाई है, हमने यहाँ पर बनी हुई सीएसएस को यूज किया है, जो हमने बूटस्ट्रैप में पढ़ा था, जो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप में पढ़ा है, उसको हम अप्लाई करते तो लगा दिया, अब बात खत्म। फिर सेकंड हमने क्या किया था, हमने उसके बाद मतलब सेटअप हो गया, अब इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप की चीजों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फिर सुनो, दो स्टेप थी, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करी रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप दोनों। दूसरी स्टेप, हमने जो भी सीएसएस फाइल है बूटस्ट्रैप की उसको इंपोर्ट किया एचटीएमएल डॉट नहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, गुड। फिर उसके बाद जब हम इसको रिएक्ट के प्रोजेक्ट के फ्लो की बात करते हैं, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मेन पेज है, उससे क्या कॉल होता है इंडेक्स डॉट जेएस, और आपका मेन पेज यही होता है, जो आपका मेन पेज है वो यही है। इवन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मेन पेज है, उसके अंदर क्या चलता है, उसमें ये चलता है जो आप यहाँ से गेट करते हो, ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उसका कंट्रोल आ गया। यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो कहाँ लिखा जा रहा है, उस ओपन और क्लोज डिव के बीच में पॉसिबली। तो ये हमारी पूरी रिएक्ट ऐप यहाँ चल रही है। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितने कंपोनेंट्स लगा रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। तो हमने ये मेन ऐप है, इसके अंदर यहाँ कुछ ना करते हुए एक अलग से सेपरेट कंपोनेंट बनाया, और उस कंपोनेंट के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, और इवन यहाँ पे आने का मतलब है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जा रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया, एक बटन नाम का, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंस्टॉल है इसलिए मैं ऐड कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे अगर लाइब्रेरी नहीं है तो। ऐड किया, और फिर उसके बाद हमने उस बटन को, रन हो रहा है ना कुछ, उसके बाद हमने क्या किया, उस बटन को कॉल किया। ये अभी हम धीरे धीरे, पहले वैसे बूटस्ट्रैप में सीख चुके हैं कंट्रोल्स और उनकी क्लासेस बहुत सारी, बट यहाँ पे और धीरे धीरे हम बार बार इसको रिफाइन करते जाएंगे। तो हमने दो बटन लगाए जिसमें वेरिएंट्स ऐड करे, और एक बिना वेरिएंट का बटन ऐड किया था। तो वहां पर तीन बटन दिख रहे थे, एक हरे से कलर का दिख रहा था, एक ग्रीन से कलर का दिख रहा था, जो भी था सक्सेस का कलर वो आपका आ रहा था, और इसमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा था। एक, फिर दूसरा हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी बात कर रखी हुई है, फिर से देखो, सिंगल रिएक्ट कैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ये तो रट लो, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। वर्चुअल डोम को फॉलो करती है, ये हमने सब पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ है। अब कैसे करती है, एक्चुअल डोम में क्या होता है, सारा एक साथ होता है, वर्चुअल डोम में क्या होता है कि उसी की कॉपी बनती है, बट पूरा बार बार रिफ्रेश नहीं होता, जितना चेंजेस करते हो उतने चेंज होते हैं। ये पुरानी वाली वीडियो में डायग्राम वगैरह के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब आ जाओ किसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो यूजर को देखेगी, देखो ये मेरा कौन है, यूजर है, मैं एक यूजर बनाता हूँ बढ़िया सा, देखो मजा आएगा। ये हमारा यूजर है, ये उसकी गर्दन है, ये इसकी बॉडी है, एक से कर लेना, टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ज्यादा व्हाट्सएप चला लिया होगा उसने। ये उसके पैर है, ये उसके हाथ है ना। अब यहाँ पर ना ठीक है, वो अलग अलग हो गए। तो कुल मिलाकर इसने मतलब यूजर है, इसने क्या किया, वेबसाइट पर हिट मारा। अब समझो जरा मेन मुद्दे की बात, ये हमारा ब्राउजर है, इवन ये हमारा लैपटॉप है,
तो ठीक है, अब ऐसे डब्बे बनेंगे, यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं बना रहे। और इसके अंदर एक क्रोम नाम का सॉफ्टवेयर आपकी मशीन पर डला हुआ है, डला है कि नहीं? लैपटॉप के अंदर क्या डाला है? क्रोम डला हुआ है। आप यहीं पर लिखते हो क्रोम के यूआरएल के ऊपर, या कोई भी ब्राउजर आपके होता है, एज है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला, कुछ भी है, उसमें सॉरी, उसमें आप क्या लिखते हो? http facebook.com gmail.com xyz। तो वहीं हमने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी सर्वर पर नहीं डली, तो हमारे पास एक लोकल सर्वर है। तो जब आप npm स्टार्ट करते हो, क्या करता है? आपकी मशीन पर एक लोकल सर्वर स्टार्ट कर देता है, जैसे अगर HTML में याद हो लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाला था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की, मर्न टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, हम जो रिएक्ट की बात कर रहे हैं, हम जो HTML की बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें लैपटॉप पर करो पहले तो। ये सारी की सारी चीजें कहाँ चलती हैं? तो सारी की सारी चीजें कहाँ चलते हैं? ब्राउजर पर चलते हैं। और ब्राउजर पर चलाने के लिए फेसबुक तो आपकी मशीन में नहीं, फिर भी खुल रहा है, लेकिन एमएस वर्ड आपकी मशीन पे है, तब खुल रहा है। तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या थे? सॉफ्टवेयर से। और फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जो भी है, जो आप ब्राउजर के थ्रू बोलते हो वेबसाइट, सॉफ्टवेयर को पहले आप डाउनलोड करते हो। इवन वीएस कोड को पहले आपने डाउनलोड किया था, देन इंस्टॉल किया। आपने नोड को पहले डाउनलोड किया था, फिर इंस्टॉल किया। आपने कोई भी गेम पहले डाउनलोड किया, देन इंस्टॉल किया। लेकिन कभी किसी ने फेसबुक पर इंस्टॉल किया? लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल एक अलग सिनेरियो हो गया, वो ऐप की बात नहीं किया ना, डायरेक्टली खोला ब्राउजर के थ्रू। तो जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो ब्राउजर के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस होती है। वेबसाइट्स कहाँ होती है? सर्वर पर डली है। सर्वर वगैरह क्या है, वो आगे का टॉपिक है। तो वो हमने डाला और यहाँ पर आया। अब क्या हुआ सुनो, एचटीएमएल का कोड आपको याद है। जब आपने यहाँ पर डाला लोकल होस्ट कोलन 3000 एंटर, तो नॉर्मल जो वेबसाइट्स होती हैं बिना रिएक्ट के, उसमें क्या होता है? मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक ये हमने पीछे बनाए थे। तो वहां से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पेज आपका लोड हुआ और आपकी मशीन पे आ गया होम। फिर आपने डाला अबाउट, तो वो गया और पूरा का पूरा पेज लेकर आया और फिर से लोड हुआ। तो पूरा इसमें कुछ चीजें कॉमन भी आ रही है, कल की क्लास याद होनी चाहिए। तो कॉमन चीजें भी रिलोड हो रही है और पेज लोड होता है, क्योंकि अलग इंडिपेंडेंट पेज आया है। पेज वर्ड पर फोकस करूँ मैं बार बार। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब आ जाओ रिएक्ट पे। रिएक्ट क्या बोलता है कि आपके पास एक ही पेज रहेगा, दैट इज index.html। मैं लिख देता हूँ यहाँ कुछ नाम, नहीं तो आप मिस करोगे। ये क्या है हमारा? index.html। ये कौन है? हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है। और उसके ऊपर आपने ये क्या खोला? ब्राउजर के ऊपर या क्रोम जो भी है, एक यूआरएल हिट मारी। अभी तो हमारे पास लोकल होस्ट है, आप कोई सी भी डाल सकते हो। सही तो लिखा था, होस्ट कोलन एक पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर की भी एक कहानी होती है, हम बात करेंगे। देखो किसने डाला? यूजर ने डाला। यूजर ने क्रोम एक्सेस किया और ये यहाँ पर उसने ऐड कर दी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना? ऐसे तो करते हो कोई भी चीज, क्योंकि रिएक्ट है तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर index.html नाम का पेज आपका मिला, और वही पेज उसका लोड हुआ। एक ही पेज है, पूरा लोड हो गया। अब बात आती है कि उसके अंदर इतना सब कुछ है, तो हमें तो कभी कुछ दिखाना होता है, पूरी वेबसाइट थोड़ा दिखाएंगे एक बार में। एक बार में तो होम या तो कॉन्टेक्ट। तो सुन, उसके अंदर क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स है। पेज तो एक ही है। इसके पीछे भी index.html के पीछे भी अगर हम जाएं, मोटा मोटा एक हमारे पास पेज है जिसका नाम है index.html, index.js, जिसको हम छेड़ नहीं रहे बिल्कुल। और उसके पीछे हमारे पास अभी एक ऐप है, ऐप नाम से। एक और ऐप है XYZ नाम से। एक और ऐप है PQR नाम से। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ वो वाली ऐप, समझना बात। ये दो ऐप है, तो आप इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ ऐड कर सकते हो। ये बड़े काम की बात। मैंने अभी क्या किया, ये भी प्री डिफाइंड है, इसको भी मैंने हाथ नहीं लगाया। index.js पुराना वाला कोड याद करो। index.html में एक रूट है और वो उसके थ्रू इसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है ना? उसने आईडी गेट करी और आईडी के थ्रू कंटेंट को शो कराया। कौन से वाले में? जो आपने index.js में लिखा हुआ है। अभी उसमें सिर्फ एक कंटेंट है app.js। तो index.js के अंदर क्या आ गया? app.js आ गया, और वो app.js कहाँ गया? वहां गया अभी हाल फिलहाल app. यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब सुनो, अब मेरे ऊपर है
कि मुझे पैरेलली मल्टीपल फॉर्म्स बनाने हैं, तो मैं ऐप के संग में मतलब इंडिपेंडेंटली एक और कंपोनेंट बनाऊंगा xyz.js के नाम से और उसको इंडेक्स में कॉल करूंगा। जैसा मैंने अभी नहीं किया, कर सकता हूं। अभी मैंने क्या किया था, एक बैकग्राउंड में टेस्ट नाम से या पता नहीं किस नाम से बनाया था, उसको मैंने ऐप में कॉल किया और ऐप ऑलरेडी मेरा index.js में आ ही रहा है और index.js मेरा ऑलरेडी html.js में आ ही रहा है। तो मैंने क्या कहा था, डेप्थ में मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ आप उन कंट्रोल्स को ऐड कर। पुरानी वाली वीडियो देखो, हर तरीके से बनाया हुआ। अभी ये रिपीट वाला, अभी तक हमने कल, आज और इवन कल की क्लास में भी हम नया कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ पुराना जो 6-7-8 क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप को ऐड किया, जिससे पुराना रिवाइज हो जाए, बूटस्ट्रैप आए। उसके बाद फिर हम अगले दिन से 2-3 क्लासेस के बाद से नई चीजें करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिर्फ पुराना चल रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाओ वापस से कोड पर। हमने क्या किया, देखो index.html क्लियर है और index.js भी क्लियर, इन दोनों को हाथ नहीं लगाते। यहाँ पर सिर्फ ऐप लगाई है, तो फ्लो देखो, ऐप अकेली कॉल हुई है। ऐप के अंदर मैंने टेस्ट को लगाया है, नैव ड्रॉप, एक्चुअल प्रोग्राम का नाम है नैव ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल, जिसको इंपोर्ट किया गया है ऐप के अंदर टेस्ट के नाम से। तो प्रोग्राम का नाम है वो हमने कॉल उस नाम से किया हुआ। तो अब आ जाओ, टेस्ट है वो नाम से ही कर लेना, टेस्ट के नाम से कॉल किया ना, यही रह रही है। अगर मैं एक और पेज बनाता, अब मैं इस वाले की बात करूँ XYZ की, अगर मैं एक और पेज बनाता और सीधे कॉल करवाना होता तो वो index.js, ठीक है, उसको बोलते हैं हाई लेवल डायग्राम। मतलब डायग्राम से हमें समझ में आ गया क्या है और क्या नहीं, और उसी तरीके से हमारा ये हो गया लो लेवल प्रोग्राम। जब भी आप कोई काम करते हो, नक्शा हाई लेवल होता है और जब काम करते हो लो लेवल होता है। क्लियर? तो एक तरीके से शॉर्ट में अगर हम बात करें बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो हमने क्या किया, एक नक्शा बनाया है, हमारी ऐप क्या काम करेगी, क्यों काम करेगी, कैसे काम करेगी और बनाएंगे कैसे, किसको किससे कनेक्ट करेंगे, हमें ये तो पता होना चाहिए। मालूम चला टंकी वाले नल को आपने अपने किचन में लगा दिया, पानी भर रहा है उससे, समझ में आ रही है बात? तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा ढंग के होने चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज समझाने के लिए एग्जांपल दिया मैंने। तो कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में होने चाहिए, अगर वो नहीं है बस सामने वाले कैसे में आएगा। आप प्लम्बर को ये तो बताओगे क्या करना, ड्राइंग करके दोगे ना। तो ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ड्राइंग करके देते। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके अंदर एक नहीं ढेरों फील्ड होती है। आर्किटेक्ट अलग होते हैं। अभी जब आप काम कर रहे हो, इवन अभी तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो एक दो, तो जो जॉब में जाने वाले हैं अगले 6 महीने 1 साल के अंदर, उन लोगों को भी ट्रेनी बोलते हैं। इनिशियल लेवल ट्रेनी मतलब सब कुछ रेडीमेड है, बना हुआ है, एकदम थोड़ी ना आपको सब काम कराना है। तो आपको छोटे छोटे काम पकड़ाए जाएंगे, जो इसमें आपको ये बोलेंगे काम करो, ये जो है ना ऐप बनाइए ना, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दो, उसमें ये थोड़ी थोड़ी चेंज कर दो, आप आराम से कर पाओगे। जब फेमिलियर हो जाओगे फिर बोलेंगे कि एक काम करो, ऐप जैसे ही एक दूसरा कंपोनेंट है, ये रिक्वायरमेंट बनाओ। बट आपको पूरी अपनी नहीं देंगे बनाने को आर्किटेक्चर। जब आपको 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब कहेंगे कि भाई एक आर्किटेक्चर बनाओ, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। डीबीए डेटाबेस, इसके पीछे हम डेटाबेस डिजाइनिंग में जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। वो कम से कम 5-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे को मिलता है। क्योंकि अगर आपने कुछ भी यहाँ का वहां कर दिया, मालूम चला कि सैलरी जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है उसके पहुंचा दी फैकल्टी को, और फैकल्टी की पहुंचा दी प्रिंसिपल को या पीयून को, हो सकता है। तो ऐसी गलतियां हुई तो कैसे काम चलेगा। जो मैंने अभी आपको नल कनेक्शन का एग्जांपल दिया, ये कनेक्शन सबसे मेन पॉइंट होते हैं। अगर वो गड़बड़ है, इधर उधर हो गए, तो खेल खत्म। मार्क्स टॉपर के बेचारे के कम वाले में आ गए, कम वाले के उधर पहुंच गए। हो सकता है ES CS ब्रांच का कोई अमित था, उसके नंबर पहुंच गए EC वाले को, और EC वाले की प्रिंट हो गई कहीं और। तो अगर इस तरीके का अगर लो लेवल आर्किटेक्ट हुआ, नौसिखिया हुआ, तो ये कर देगा, और इससे कितने बड़े इंपैक्ट आएंगे समझ। लेकिन अगर आपने कोई एक यूजर है, आपको बोला एक लोगो लगाओ, गलती थोड़ी ना हुई, डेटा में सिर्फ लोगो ही तो गलत हुआ है, कोई बात नहीं। थोड़ा जैसे ये हमने बनाया, ये अभी यूजर बनाया कितना सुंदर सा, तो इससे आर्किटेक्चर पे या फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ किस पर फर्क पड़ा, यूजर को अच्छा नहीं दिख रहा, उससे कम से कम एप्लीकेशन तो बंद नहीं हुई। लेकिन अगर डेटा इधर उधर कर दिया, तो पूरी एप्लीकेशन ही बिगड़ जाए। तो जो ट्रेनीज होते हैं
वो बिल्कुल लो लेवल पे काम करते हैं, डिजाइनिंग पे काम करते हैं, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस हिसाब से आपको हाई लेवल की चीजें। क्लियर है? तो ये डायग्राम ना, अब आगे आते बात। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी, अब हो सकता है कि उस टेस्ट को मुझे सीधे कॉल कराना हो। अभी देखो, मैंने ऐप के अंदर कॉल कराया, अब मुझे ऐप के अंदर तो कराना ही है। रीयूज हो गया कोड, जो इसकी मेन खासियत होती है, क्या नाम है उसका, स्नैप। मेरे ऊपर ये क्या हुआ, कुछ गलत आया स्नैप। अब तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। तो अब देखो, दो तरीकों से किया, और इतना सारा कोड लिखने नहीं पड़े, एक बार में काम हो गया, रीयूज हो गया कोड। वापस आओ, मैंने अभी रिक्वायरमेंट थी, इसको मैंने यहाँ किया था, और अब मुझसे बोला गया कि उसको आप सीधे भी ऐड कर दो, तो हमने सीधे भी ऐड किया है। किसी भी प्रकार का लेवल हो सकता है, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक और तरीका बताया। अब क्या हुआ, वो कंपोनेंट मेरे पास यहाँ दो बार आ रहा होगा, तो आ रहा है कि दो बार, पहले हेलो रिएक्ट का मैसेज, फिर वो कंपोनेंट टेस्ट नाम से जो बनाया था वहां पर, फिर उसके बाद उस पेज के जो 3 बटन लगाए थे, और फिर ये वाली ऐप का काम खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये वाला कंपोनेंट को मैंने दोबारा से लगाया। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग होने वाली है। अब थोड़ा सा हल्का काम करते हैं, आज हम बूटस्ट्रैप की बात नहीं कर रहे हैं, ये हटा दो। और इवन इस प्रोग्राम के भी अभी मुझे हल्का लगता नहीं है कि जरूरत है, मैं हटा दूँ, दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं तो मेहनत ही नहीं हुई ना, कॉपी पेस्ट ही तो हुआ है, फिर से बना लेंगे। तो अब ये 3 ही प्रोग्राम रह गए, और क्योंकि इसको मैं हटा चुका हूं, तो इसको मैं यहाँ ऐड नहीं कर सकता, नहीं तो एरर आएगी, और क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो इंपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। इवन ये वाली भी CSS मेरे पास नहीं है, हटाओ। और ऐप, सॉरी, वो CSS नहीं थी यार, फाइल थी, वो CSS फाइल, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पर, ऐप में, क्योंकि ये तो हम हटा ही चुके हैं ना, तो ये यहाँ से हट गया, और ये भी हट गया, और ये भी यहाँ यूज नहीं होगा, और ये भी हटा। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम के ऊपर हम आ गए। अब वेरिएबल वगैरह को थोड़ा सा यूज करेंगे। इंडेक्स में एक फाइल कॉल हो रही है ऐप, और इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करने वाले छोटी मोटी जावास्क्रिप्ट, इसके लिए आपको आनी चाहिए, आती है, मानते चलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फिक्स मैसेज शो कराना है। करवा लिया, इवन ब्रेक भी हटाओ ना, क्यों लगा रखा, हेलो ऐप कॉम्पोनेंट, कोई प्रॉब्लम है, आ गया। ठीक। अब यहाँ मैंने लगाया BR, और फिर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, फिर से रिपीट करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, ये डिव है, ये HTML है या कुछ और है। मैंने वो भी लाइन हटा दी, बटन भी किसी काम की नहीं। ये डिव क्या है, HTML है ना? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, JSX से भूल गए, हम बड़े हो चुके हैं, HTML से बहुत आगे आ गए हैं, दिखते ही HTML जैसे लेकिन JSX है। क्या फायदा, इसमें हम सीधे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी काम करते थे वो कर पाएंगे, पहले हम नहीं कर सकते। HTML पहले बिल्कुल अलग चलती थी, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चलती थी, अब यहाँ पर अंदर ही जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर फिर से HTML, फिर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, अगर रिक्वायरमेंट है तो किसी भी लेवल तक जा सकते। तो इसको हम HTML नहीं बोलते, इवन ये HTML है ही नहीं है, ये JSX है, क्योंकि दिखती है HTML जैसे, इसलिए हम इसको HTML बोलते हैं, बट ये HTML बिल्कुल नहीं है। याद तब जब वो इस तरीके से फंक्शंस के अंदर लिखी गई हो, यानी कि रिएक्ट कंपोनेंट है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना, तो इसमें जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो वो क्या है, हमारे फंक्शंस हैं। फंक्शन तो ही, फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम्स ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। उसके अंदर जो फंक्शंस है, सिंपल वर्ड में तो फंक्शंस ही है, बट अगेन क्या बोलेंगे इसको, कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के अंदर हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं। आप कभी अभी तक फंक्शंस के अंदर क्या HTML लिखते थे क्या, तो लिख रहे हो, यानी कि पक्की बात है कि फंक्शन ही, फंक्शन से आगे कुछ और है। फंक्शन से आगे क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट, जो फंक्शन जैसे दिखते हैं, उसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो HTML दिख रही है, लेकिन HTML नहीं है, JSX है। तो कंपोनेंट में क्या है, फंक्शंस भी है ऊपर, रिटर्न के अंदर कंपोनेंट भी है, और उन कंपोनेंट में अगर जरूरत पड़े तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ,
HTML सॉरी HTML के अंदर JSON देख सकता हूँ, और यहाँ पर ये HTML सॉरी जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है, बट अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर भी मैं HTML लिख सकता हूँ। यानी कि ये बहुत पावरफुल चीज है। आप अगर रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं बनाते हो तो ये जो मैं काम यहाँ कर पा रहा हूँ वो आप किसी कीमत पे नहीं कर, मतलब कर पाओ बहुत सारे दाव पेच है, बट यहाँ डायरेक्टली हो रहा है। क्या हो रहा है, मुझे वेरिएबल बना, देखो रिटर्न के ऊपर कौन सा पोर्शन है, जावास्क्रिप्ट, और अंदर JSX, ठीक है। तो a बराबर 10, लेट b बराबर हेलो, दो वेरिएबल बना ली। अगर मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है तो जावास्क्रिप्ट में भी तो लिखते थे, ये भी तो वही है यार, है क्या। तो देखते कहाँ आएगा इसका आउटपुट, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे विंडो पे आएगा 10 और हेलो आ गया। गुड, नेक्स्ट। ये तो नॉर्मल भी आप करते थे। अब जो मेन बेनिफिट है, मुझे HTML में सीधे प्रिंट कराना है, वहां पे आप पहले वो आईडी पता करो, आईडी पता करने के बाद फिर इनर HTML में जाओ, जाने क्या क्या करते थे। यहाँ पर सीधे सीधे आप कर पाओगे। लिख देता हूँ वैल्यू, ये तो मैसेज एज इट इज छप जाएगा। मुझे जब भी कोई वेरिएबल लिखना होगा तो ये करली ब्रेसेस लगा देंगे या फ्लावर ब्रैकेट लगा देंगे, और इसके थ्रू वो वहां पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर सीधे ए लिखेंगे, देखो 10 आ गया, सीधे लिखेंगे तो क्या होगा कि वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज हो रहा होगा ना। वी आर 10 और 10 आ गया, देख नहीं पाएगा ये, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक फायदा मिल गया रिएक्ट का, हम यहाँ पर सीधे सीधे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी। आप एस्टिमेट में क्या वहां कर पाते थे, नहीं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू इसका आपका स्क्वायर हो गया एक तरीके से। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, मुझे एरे बनानी, वहां पे भी तो बनाते थे। ये हटा दूं, या लिखा है लेट ए आर आर, कोई तकलीफ परेशानी, एरे आ रहा। अब क्योंकि अगर मुझे देखो एरे प्रिंट करानी है सीधे, क्या नाम है, ए आर आर, देखो आगे, लेकिन ये पूरी एरे प्रिंट हुई है एक बार में, क्या प्रिंट हुई है, पूरी की पूरी एरे प्रिंट हुई, लेकिन मैं अगर एक एक करके प्रिंट करना चाहता हूँ तो लूप लगाते, लूप कौन सा लगाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लूप लगा रहा हूँ, वाइल, फॉर, डू वाइल, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूसर। तो यहाँ पर हम वाइल, फॉर, डू वाइल का यूज नॉर्मली नहीं करते, हम बड़े हो गए हैं। तो हम यहाँ पे या तो फॉर ईच लगाएंगे या मैप लगाएंगे, और फिल्टर रिड्यूसर की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई जिसको फॉर ईच या मैप ही नहीं आता हो, तो आते हैं ना पक्के से, अभी यह रिवाइज होता जाएगा बार बार। और कोई उम्मीदवार आते हैं ना, ठीक है। तो ए आर आर यहाँ पर पूरा एक बार में प्रिंट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके एक एक करके वैल्यूज प्रिंट हो, तो डॉट तो फंक्शन है ना, फॉर ईच, ये एक फंक्शन को कंटेन करता है, इसको बोलता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन, एच ओ सी, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर, एच ओ एफ, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अभी हम बात करें हायर ऑर्डर फंक्शन। तो एक ब्रैकेट लगाया, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब तीन आर्ग्यूमेंट टोटल होते हैं। अभी हम दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, एक उस एरे की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो, और उसका इंडेक्स। मैं चाहूँ तो हटा भी सकता, बट इंडेक्स भी मुझे चाहिए तो दो ले लूं। तीसरे की अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं उसको इग्नोर करूँ। ये मेरा बनके तैयार, एरो फंक्शन तो है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, बहुत काम की चीजें कॉल बैक, अभी मैं डिटेल में नहीं गया हूँ और ना भी जाने वाला हूँ, बट आगे पढ़ेंगे। एरो फंक्शन तो क्लियर है ना, कोई बनाए, बस आ गया था।
अब कंसोल डॉट लॉग क्या नाम है, वैल्यू। तो अब वैल्यू एक एक करके प्रिंट होगी कहां पर, वहां तो वैल्यू तो ऊपर प्रिंट हुआ, नीचे देखो प्रिंट हो गई 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि हमने कंसोल पे प्रिंट कराई। मैं ये चाहता हूं कि वो वैल्यू फॉर्म पे प्रिंट हो, तो क्या करेंगे इसमें भी, ये क्या है मेरा एक फंक्शन ही तो है, इस फंक्शन में जब तक रिटर्न नहीं लगाया तब तक का क्या है, फंक्शन है, मतलब जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है। और रिटर्न लगाने के बाद हमारा JSX आया जो कि फॉर्म पर काम कर रहा है, जो आउटपुट स्क्रीन है वहां काम कर रहा है। तो ये भी तो एक फंक्शन ही बनाया मेरे भाई। आपने अंदर क्या किया है, फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन ही तो बनता है, मैंने एक फंक्शन तो डाला। अगर एक फंक्शन डाला हुआ है तो इसके थ्रू आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रिंट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म पर प्रिंट नहीं कर सकते। फॉर्म पर कब प्रिंट करते हो, जब रिटर्न लिखते हो। तो यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। कहाँ पर, फॉर्म पर। तो इसके अंदर भी क्या लगेगा, रिटर्न। आ गए। अब मैं कहाँ घुस गया, फंक्शन के रिटर्न में मैंने आपको बोला था कि कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं। JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लगाई, जावास्क्रिप्ट में फिर से मैंने क्या लगाया, JSX लगाई। आ गए। अब यहाँ मुझे क्या करना है, टेबल या ब्लैंक भी लगा दूं हमारे ऊपर। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, वैल। ठीक है, वैल्यू एट आई, आई इंडेक्स है आई, वैल्यू एट दिस इज, क्या नाम है वैल्यू का जो उठ के आ रही है, वैल। और उसके बाद में एक मैंने BR लगा दी जिससे कि सब कुछ एक के नीचे आने लगा। ये देखो फॉर्म पे आने लगा कि नहीं आने लगा, आने तो लगा होगा यार, आया क्यों? क्या हुआ, ये तो प्रिंट हुआ ना मुझे तो, नहीं उससे कोई प्रॉब्लम। अरे यार सॉरी, चलो ये मैंने लिखा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम भैया क्या कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, फॉर ईच। फॉर ईच में रिटर्न कहाँ करता है, फॉर ईच में रिटर्न कहाँ करते हैं, नहीं अरे करते ही नहीं है यार, तो ऊपर करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ करते ही कहाँ है, जो हम लगा रहे हैं मैप में करते हैं। फॉर ईच और मैप का डिफरेंस याद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। फॉर ईच में हम रिटर्न नहीं करते, ऐसा कोई स्टेटमेंट जब रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती तब लगाते हैं, और मैप में करना होता है तब लगाते हैं, दोनों सिमिलर ही है। कोई बात नहीं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बाद में उसको हटा दूंगा और यहाँ पेस्ट कर दिया। बिल्कुल देखो, कॉपी पेस्ट है, नहीं कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना सा मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब मुझे रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं फॉर ईच को लगाता हूँ। आ गया, पहले इंडेक्स पर, जीरो इंडेक्स पर वन, वन पे टू, उस तरीके से पूरा दोनों में अंतर नहीं आ गया। लेकिन नीचे कंसोल है ना, कंसोल पर तो 2 बार आया होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसका जूम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम करता हूँ, दिख रहा है। और यहाँ पर जो पुराना आउटपुट है वो पूरा क्लियर कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ पेज, ये कर दिया। तो देखो क्या आउटपुट आया, ये 10 और हेलो आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 आया, और फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 आया। 2 बार क्यों आया, क्योंकि एक बार फॉर ईच और एक बार। लेकिन मैंने गलती कहाँ करी हुई है, यहाँ करी हुई। हमने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा था कि फॉर ईच और मैप दोनों ही एक जैसे काम करते हैं, और अभी आपके सामने वही पूरा नीचे कॉपी करके पेस्ट मारा। लेकिन फॉर ईच का यूज तब करेंगे, या डिफरेंस क्या है कि वो रिटर्न नहीं करता, वो रिटर्न करता है। यानी कि फॉर ईच का यूज तब करेंगे जब हमें लूप तक चलाना है, लॉजिक भी लगाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन JSX का यूज नहीं करना है, ये कहें कि रिटर्न नहीं करना। रिटर्न का मतलब ही वो हो गया। तो हम किसका यूज करते हैं, फॉर ईच का। और हमने गलती से रिटर्न करा भी दिया तो कुछ कर ही नहीं। दूसरा, जब मुझे पता है कि मुझे लूप तो लगाना है, जैसे फॉर ईच में लगाना है, लेकिन जो रिजल्ट है उसको रिटर्न भी कराना है, या ये कहें कि JSX पर प्रिंट भी कराना है, तो मुझे मैप लगाना है। एक मिनट रुको। तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसको मैं हटा ही दूं फिर तो।
कितने पोर्शन को बता दिया? सही। हाँ, अब पूछो क्या कह रहे हो? हैं? तो सही बात है। एक बात बताओ कि सुई का काम सुई से ही करोगे ना? नाखून तो तलवार से भी काट सकते हैं, फिर नेल कटर का यूज क्यों करते हो? मतलब ये है कि जब हमें मालूम है अननेसरी, हम क्यों रिटर्न कराएं? मेमोरी तो वेस्ट होगी ना। तुम ये कह रहे हो मैप से ही कर दो, ये तो रिटर्न करेगा, आपको नहीं कराना फिर भी करेगा, तो अननेसरी मेमोरी वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये उसमें टाइम कंज्यूम करेगा ना रिटर्न करने का। तो यार ऐसा तो फॉर का यूज कर लेते। हम जितना आगे बढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंफ्यूजन है, लेकिन अननेसेसरी हम उसमें रिटर्न कंसेप्ट क्यों इंक्लूड करते हुए चले जब हमारे पास दूसरा एक फंक्शन है? तो मेमोरी वेस्ट होगी कि नहीं होगी इससे? फॉर में रिटर्न नहीं होता, ऐप में होता है, बिल्कुल सही बात। अब आपका क्वेश्चन ये था कि हम जो फॉर है उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन मेमोरी तो वेस्ट हो रही है उस सिनेरियो में जब हमें रिटर्न नहीं कराना। वो तो मान कहेगा नहीं तो मैं करूंगा, मैं तो बाजार घूमने गए और बाजार 100 रुपए खर्च करके आओ जबरदस्ती, गलत है ना? ये तो मेमोरी वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा आपकी, जब आपको जरूरत नहीं फिर भी रिटर्न करना है मेमोरी लेकर। घूमने गए हो तो पैसे खर्च क्यों करने हैं? बाजार जाओगे शॉपिंग करने के लिए, तब घूमना भी होगा और पैसे खर्च भी होंगे। उसका गुना है हर बार शॉपिंग करने ही जाओ, घूमने के लिए भी। पॉइंट समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं आपको रियल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो दिमाग में बने रहते हैं। टेक्निकल बोलूंगा तो वो 2 दिन बाद साफ हो जाएंगे, लेकिन रियल एग्जाम्पल्स कभी नहीं निकलते, याद रखना। खैर, तो और कोई डाउट? अब आते हैं इसके बाद, ये हमने 2 या 3 क्लासेस में पढ़ा था, फिर हम आए थे सबसे मेन पॉइंट पर, यूज स्टेट पर। मुझे रियल टाइम पर वैल्यूज चेंज करनी है, तो वो हमारे पास यहाँ पर नहीं हो पाता था पहले फंक्शंस में। तो वो क्लासेस में पॉसिबल था, जो हमने बोला कि हम क्लासेस का यूज नहीं करते। तो रियल 16.8 या उसके सारे ऊपर के वर्जन में एक नया कंसेप्ट आ गया, हुक या हुक, जो भी आप बोलो। ये क्या करता है? जो काम रेंडरिंग, अभी मैं बात करूंगा टेक्निकल में, जो काम क्लासेस के अंदर आराम से हो पाता था, वो काम यहाँ फंक्शन में नहीं हो पाता। उन चीजों को करने के लिए एक नए कंसेप्ट आए हुक। तो क्या करता है कि स्टेट चेंज कर पाता है बड़ा। स्टेट चेंज क्या होती है? वेरिएबल्स की वैल्यू को रन टाइम पे चेंज। स्टेट का मतलब कुछ नहीं होता, एक पोजीशन बदलना, वैल्यू बदलना। आप अभी कहाँ पर हो? इनिशियल स्टेट पे हो, फिर आप कहाँ गए? रनिंग स्टेट पे आ गए या प्रोसेसिंग स्टेट पे आ गए, और फिर आप कहाँ आ गए? एंड स्टेट पे आ गए। तो स्टेट मतलब आपकी करंट पोजीशन। ए में 10 है तो उसकी स्टेट है, स्टेट मतलब वैल्यू। फिर ए में 15 हुआ तो उसकी वैल्यू, स्टेट चेंज हो गई ना, 10 से 15 हो गया। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर हम उसको वैल्यू नहीं बोलते, टेक्निकल टर्म में स्टेट बोलते। तो रन टाइम पर स्टेट्स हम चेंज नहीं कर पाते थे फंक्शंस। उसके लिए हमें क्लास पे जाना पड़ता था और उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। उन सबसे बचने के लिए रिएक्ट ने 16.8 के अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसके अंदर वो काम हम जो क्लास में बहुत लंबा चौड़े प्रोसेस से कर पाते थे, वो हम बड़े आसानी से करते। तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी चीजें। अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था उस समय, यूज स्टेट, तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, फिर आगे के भी पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो हम ये पीछे पढ़ चुके थे, अब इसको पढ़ क्या करते हैं, इसको हटाता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और ये भी पूरा मैं खाली कर दूँ। इतना क्लियर? मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना। मैं लेट से भी बना सकता हूँ, बट कॉन्स्ट से बनाएंगे। मतलब नहीं में आता है लेट और कॉन्स्ट में। ये मैंने बना दिया, क्यों बनाऊंगा इसका भी आगे बताऊंगा। यूज स्टेट, तो यूज स्टेट मैंने तो नहीं बनाया, प्री डिफाइंड है, अपने आप इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट का पार्ट है। और पुरानी वाली अगर आपको क्लासेस याद हो, तो कई बार हम ऐसे सीधे लिख देते किसी चीज को, और कई बार ब्रैकेट में लिखते हैं। अंतर याद है? जब वहां पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया होता है तो यहाँ किसी भी नाम से इंपोर्ट कर लो और डायरेक्टली करोगे। और अगर वहां डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, तो आपने जैसे वहां इंपोर्ट किया है वैसे ही यहाँ पर, या जैसे वहां पर एक्सपोर्ट किया है वैसे ही यहाँ पर इंपोर्ट करोगे सेम नाम के साथ, और करली ब्रेसेस में करो। ये पुरानी वाली वीडियोस में है डिटेल में, मतलब शॉर्ट में मैंने भी बता दिया। तो ये मैंने लगा दिया। फिर अगेन जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक, डी स्ट्रक्चरिंग।
अभी तक नॉर्मल फंक्शन बनाते तो एक वैल्यू रिटर्न होती है, बहुत रेयर सिनेरियोज में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराएंगे। उसी तरीके से जो यूज स्टेट फंक्शन है या हुक है, ये दो वैल्यूज को रिटर्न करता है, एक वेरिएबल होता है और एक फंक्शन होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है उनमें भी फंक्शंस पास होते हैं, रिटर्न में भी फंक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्ट में भी फंक्शन स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो परेशान मत होना, ठीक है। सी प्लस में सिर्फ वैल्यूज रिटर्न होती है, यहाँ पर पूरे के पूरे फंक्शंस ही रिटर्न हो जाते हैं। फंक्शंस के फंक्शंस आर्गुमेंट में पास हो जाते हैं, फंक्शंस पूरे के पूरे एज ए की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू में असाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना। अब जैसे वहां वैल्यू असाइन करते थे, ये मेरा नल है, इसको डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनिशियलाइजेशन की बात करें। बहुत सारे बना दिए मैंने, ये डिफॉल्ट है, ये इंटीजर है, आप 1 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रिंग है, ये एरे टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाला ब्लैंक एरे था, यहाँ पर आपने कुछ वैल्यू पास कराई है, और यहाँ पर भी मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को, ऊपर ब्लैंक था या खाली पड़ा हुआ था और यहाँ पर वैल्यू था, कोई प्रॉब्लम है। ये सारे क्या है, एक ही टाइप के होते हैं, स्टेट बस वैल्यू तो बदली। तो क्या, हाँ, 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 कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अभी आप कहोगे सर ये तो पहले भी कर रहे थे, बिल्कुल पहले भी कर रहे थे। तो अभी हमने नया कुछ भी यूज स्टेटमेंट नहीं सीखा, वो हम कल कर पाएंगे। अभी सिंपल बनाना सीखा है, और यहाँ पर हमको प्रिंट करना है, वेल बने ना। जैसे 7 है, तो ये बोलो सजेशन तो आते नहीं है, भी व्यवस्थित आना नहीं चाहिए सब। और ये कितना क्लियर है। हाँ, अब आ जाएगा। तो आउटपुट अभी आप, अच्छा क्या अभी क्यों गुस्सा हो रहा है अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, कुछ याद आ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है, एक तो ये ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, और एक ऊपर कहीं और भी ऑब्जेक्ट है, शायद यही वाला है। ऑब्जेक्ट तो सीधे प्रिंट होते ही नहीं है ना। ये देखो आ गए, पहली वैल्यू ब्लैंक थी, दूसरी वैल्यू 10 थी, तीसरी स्ट्रिंग थी लेकिन वो भी ब्लैंक थी, फिर एरे भी ब्लैंक थी और ऑब्जेक्ट वाले को मैंने हटा ही दिया था। फिर कुछ वैल्यूज डाली थी एरे में, वो प्रिंट हो गए, और उसके नीचे वाला भी ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। एक पॉइंट क्लियर करो। हाँ, अब क्या करें, ऊपर वाला नल है, यहाँ पर मैंने अमित डाला, स्ट्रिंग आ सकती है, एरे आ सकती है, नंबर आ सकता है, बट ऑब्जेक्ट सीधे प्रिंट नहीं होता। तो देखो आ गया अमित भी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट होती है। देखो ये तो ब्लैंक है, तो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा। ये तो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा, तो इसको मैं हटा ही देता, कमेंट कर, कमेंट समझते हो ना। तो वो खाली दिखाई देगा क्योंकि ये काम नहीं कर सकता। नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर वैल्यू है। कैसे प्रिंट कराते हैं, डॉट, क्या था आईडी, रोल रोल कॉमा, उसकी वैल्यू है वैल 7 डॉट, ये देखो आ गया। अब मैं अकेला आया, रोल था, रोल तो था, 100 तो नहीं आया, लेकिन वेरिएबल का नाम तो सही लिखा है ना मैंने, 7 ही लिखा हुआ है।
वो गलती से मैंने सेम ब्रैकेट में दे दिया था। तो ये आ गई वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सीधे प्रिंट नहीं होती, उसकी वैल्यूज निकाल निकाल के प्रिंट करवानी। तो आज हमने अभी तक हुक के नाम पर स्पेशल कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि जो अभी क्या हुआ पहले भी कर रहे थे, आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रहना चाहिए अभी तक हमें क्या फायदा हुआ हुक बनाने, वो हम कल देखेंगे। बट बनाते कैसे इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हुक पहले बने हुए फंक्शन है और उसमें दो वैल्यूज रिटर्न होती है, एक वेरिएबल होता है, दूसरा उसका रिस्पेक्टिव फंक्शन होता है। कॉन्स्ट क्यों बनाया हमने, जिससे कि अब देखो मैं लेट बना देता तो क्या प्रॉब्लम आती, लेट और कॉन्स्ट तो पता है ना, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाते, कॉन्स्ट में नहीं कर पाते। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वैल की वैल्यू सीधे बदल जाए, वैल 1 बराबर में 20 कर दूं नीचे, वो ना हो। और अगर कॉन्स्ट है तो दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि एन की वैल्यू नहीं बदलेगी, बदलेगी, जो आगे फंक्शन है उन फंक्शंस के थ्रू बदलेगी। सीधे हम ऐसे नहीं करवाना चाहते। कितने लोगों को ये चीज पता है, ए बराबर 10 और ए बराबर 20 पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नहीं? ए में 10 था, 20 हो गया, री इनिशियलाइज हो गई वैल्यू। बट क्या अभी ये पॉसिबल है कि ए को हम 20 कर पाए? एरर आएगी ना। सेम पॉइंट, हम नहीं चाहते कि जो हमारे हुक्स हैं, हुक वेरिएबल है, यूज स्टेट के वेरिएबल्स हैं, उनको हम डायरेक्टली इनिशियलाइज करें। क्यों नहीं चाहते, ये भी अगला क्वेश्चन होना चाहिए। हर पॉइंट में से क्वेश्चन निकल के आता है, तो वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू को चेंज करना क्यों नहीं चाहते, इसके थ्रू क्यों करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, और उस पूरे तामझाम से हमें फायदे क्या होंगे। वो हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि पहला हैंड्स ऑन कर लो अच्छे से, यहाँ तक फिर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो जो रिएक्ट उस समय थी, इसके बाद यूज स्टेट का प्रॉपर यूज करने के बाद हमने रोक दिया था अपने आप को। तो कल हम यूज स्टेट के और बेनिफिट्स और एग्जांपल देखेंगे, तो पुराने वाला पूरा रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद फिर परसों से हमारा नया काम शुरू। ठीक है, चलो बंद करो। अब क्या क्या क्वेश्चन है आपके, वो पूछ सकते